इंटरनेट और नेटवर्क दोनों डिफरेंट है कि वही है? इंटरनेट और नेटवर्क, यस। देखो इंटरनेट पे क्या है ना कि मतलब देखो, इंटरनेट को तब बोलेंगे जब वाइड एरिया नेटवर्क होगा। मैं बताता हूँ यहाँ पे, नेटवर्क जो है ना वो विदाउट इंटरनेट भी बन सकता है। याद रखना मेरी बात, ठीक है। नेटवर्क का मतलब क्या है कि आपकी वहाँ पे कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस वायर्ड या वायरलेस वे में आपने कनेक्ट कर दी, ठीक है। और वो विदाउट इंटरनेट भी जो है वो डेटा शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो नेटवर्क जो है ना वो विदाउट इंटरनेट भी बन सकता है, याद रखना मेरी बात। और इंटरनेट बेसिकली कब बनता है, जब बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंसेस के नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ में हम कनेक्ट कर देते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को। कहने का मतलब क्या है कि इंटरनेट के अंडर में आपकी ये सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे आपने कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क जितनी पढ़ी ना, कि इंटरनेट इंटरनेट हो गया, ये मेन डिफरेंस जो है हमारा यहाँ पे देखो, जो एक एंटायर नेटवर्क आ जाता है ना, पूरा का पूरा एंटायर नेटवर्क, जिसके अंदर में हमारे कैटेगरीज, ब्रॉड कैटेगरीज नेटवर्क की सारी आ जाती हैं, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, डेटा शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ में ना, ठीक है। तो उसको इंटरनेट बोल देंगे हम लोग, ठीक है ना। इंटरनेट बेसिकली एक मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर में डेटा ट्रांसफर करते हैं, ठीक। उसके अंदर में हमारी सर्विसेज बहुत सारी आ जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक। लेकिन मैंने आप लोगों को दो तीन चीजें बताई थी उस दिन, जो कि लास्ट में बताया, जिसने वो लेक्चर देखा होगा तो उसने बताया होगा, देखा ना। कि सबसे पहले अगर आप यहाँ पे इंटरनेट की देखोगे, इंटरनेट की डेफिनेशन देखोगे, तो आप लोगों को क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द इंटरनेट or internet is the global system of interconnected computer networks that use internet protocol suite to communicate between them, or to make communication between them। तो सिंपल सी बात है कि ये एक ग्लोबल सिस्टम है जहां पे नेटवर्क्स जो हैं एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, डेटा शेयर करते हैं, ठीक है। इंटरनेट के अंदर में ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं फिर, ठीक है। इंटरनेट को बेसिकली प्रैक्टिकली जो इंटरनेट का रियल नेम है वो क्या है, टीसीपी/आईपी, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो चीजें आती हैं यहाँ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट है। कहने का मतलब है इसके अंदर में देखो, फिजिकल कनेक्शंस भी हैं, लॉजिकल कनेक्शंस भी हैं, बैक एंड सर्विसेज भी हैं, प्रोटोकॉल्स भी हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजों को मिला के बनता है, ठीक। तो इसका काम होता है, चाहे फिर वो लोकल एरिया नेटवर्क है, चाहे फिर वो वाइड एरिया नेटवर्क है, चाहे वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है, चाहे स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, वो सारी चीजों को एक साथ लेके आना, ठीक है। जितनी भी कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क आप लोगों ने पढ़ी थी वो सारी की सारी को एक साथ लेके आना, दैट इज इंटरनेट। तो कहने का मतलब है इंटरनेट के बेसिस के ऊपर में जो है वो डिफरेंट नेटवर्क्स जो हैं एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, डेटा शेयर करते हैं। और वो इंटरनेट क्या है एक्चुअल में, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, सर्विसेज हैं, फिजिकल कनेक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। लेकिन नेटवर्क क्या है, मान लो हमारे पास में, आप लोगों के पास में ये लो लैन केबल आ जाएगी, ठीक है। तो लैन केबल जैसे आपको कैसी दिखेगी, ये देखो इधर इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। अभी ट्रांसमिशन मीडिया आप पढ़ोगे, उसके अंदर में इन केबल्स के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, जो ट्रांसमिशन मीडियम जो होते हैं बैक एंड पे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग केबल्स के बारे में, या फिर जो भी आपके वायरलेस रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह जो सारी चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता है, ठीक है। तो ये सब है। बाकी रही बात
आप लोगों का इंट्रानेट हो, एक्स्ट्रानेट हो, चाहे जो मर्जी हो, वो सारा का सारा बेसिकली किसके अंडर में आ जाता है? इंटरनेट के अंडर में आता है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो नेटवर्क जो है ना आपका, मान लो ये तो ऐसे भी बन जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ ऑन कर लो आप, ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाओगे ना सामने वाले डिवाइस के साथ में। और ब्लूटूथ से आप क्या कर रहे हो, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर में डेटा शेयर कर रहे हो, तो वो भी नेटवर्क है अपने आप में एक। ठीक है। हॉटस्पॉट ऑन कर लो। ठीक। सिंपल हॉटस्पॉट ऑन कर लो, फिर भी दो मोबाइल फोन जो है एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं और डेटा शेयर कर सकते हैं। वहां कौन सा इंटरनेट है बीच में? ठीक है, अपने मोबाइल फोन का डेटा कनेक्शन ऑफ करो, हॉटस्पॉट ऑन करो, उस हॉटस्पॉट से दूसरा मोबाइल फोन कनेक्ट कर लो, वो भी एक नेटवर्क है। बट नेटवर्क जो है वो विदाउट इंटरनेट भी बन जाता है, याद रखना मेरी बात। ठीक है ना। तो जैसे भी वायर्ड वायरलेस वे में एक लिमिटेड एरिया के अंदर में अगर आपने दो डिवाइसेस या मल्टीपल डिवाइसेस को भी एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटिंग डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, विदाउट इंटरनेट भी वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में डेटा जो है वो शेयर कर सकते हैं। याद रखना मेरी बात। कल के लेक्चर में ही हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा था, पेयर टू पेयर नेटवर्क पढ़ा था, याद है? जहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन होता है एक कंप्यूटर सिस्टम का दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में, जो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे देखो, पेयर टू पेयर। तो पेयर टू पेयर कनेक्शन में देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है जो इंटरनेट के साथ में कनेक्ट कर रहा हो यहाँ पे। कहने का मतलब ये कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो ये डायरेक्टली एक दूसरे को विदाउट एनी इंटरनेट, नेटवर्क की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को डेटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वहीं पे जो दूसरी ब्रॉड कैटेगरी थी नेटवर्क की, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बोलोगे ना आप लोग, तो वो जो है ना, यहाँ पे आप लोगों को इंटरनेट इंक्लूड होता है बीच में। क्योंकि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या है, ये कुछ ऐसे नेटवर्क्स हैं, जैसे आप अपने सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ले लो, ठीक है, जो जो कुछ भी ले लो, वो आपके विदाउट सर्वर जो है ना, आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजोगे तो वो इंटरनेट के थ्रू पहले उसके सर्वर पे जाएगा, फिर वहां से रीडायरेक्ट होके जो है वो जिसको मैसेज भेजा है। बट ये प्रोसेस इतना ज्यादा फास्ट होता है कि आप लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि जैसे साथ साथ में चल रहा है। बट ये इतना बड़ा नेटवर्क रहेगा कि मतलब मान लो हजारों किलोमीटर्स का डिफरेंस रह सकता है इधर। ठीक है। तो ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो है आपका, विदाउट इंटरनेट जो है बेसिकली यहाँ पे काम नहीं चलेगा। इंटरनेट बेसिकली कहाँ इंक्लूड होता है या इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करवाने की बात आ जाती है। जैसे इस टाइम जो है ना, कोई नोएडा में बैठा है, कोई यूपी में प्रयागराज में बैठा हुआ है, कोई गुड़गांव में बैठा है, कोई दिल्ली एनसीआर में जगह जगह बैठे हुए हैं आप लोग, और सबका अपना अपना अलग अलग नेटवर्क है। इस टाइम पे कितने, एक नेटवर्क मेरा आ गया, एक रितिका का आ गया अपना, एक शुभजीत का आ गया, एक आकाश का आ गया, अशोक का आया, तुम सब अलग अलग नेटवर्क में हो इस टाइम पे। तो कहने का मतलब क्या है कि इस टाइम पे तकरीबन तकरीबन 10 नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के बाद में ये जो आप लोगों की ऑनलाइन क्लास चल रही है। ठीक है। तो ये डिफरेंस है नेटवर्क और इंटरनेट के अंदर में। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस की यस बात है तो फिर आप लोगों को बेसिकली क्या है, इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सर, जो कंप्यूटर मॉल भेजना है यहाँ मॉल से होते हैं ना, इंडिया उनमें वाले पीयर टू कंप्यूटर से पीयर नेटवर्क अमेरिका होता वाले है क्या? कंप्यूटर पे भेजना है, तो सीधी सी बात है। या नॉर्मल एग्जांपल ले लो, आपका कोई सगा संबंधी जो है या कोई दोस्त कहीं दूर देश में रह रहा है, उसको एक मैसेज भेजना है, तो वहां सिर्फ नेटवर्क से काम नहीं चलेगा, वहां इंटरनेट भी इन्वॉल्व होना चाहिए, जो मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करने के बाद आपका मैसेज इंडिया से वो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या फिर दिल्ली से जम्मू तक या हिमाचल तक लेके जाएगा। समझ रहे हो बात? ठीक है। नेटवर्क जो है वो शॉर्ट डिस्टेंसेस के अंदर में विदाउट इंटरनेट भी काम कर जाता है।
हाँ ललित कुछ कह रहे थे। सर मॉल्स वगैरह में जो कंप्यूटर होते हैं ना, वो पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज करते हैं। बिल्कुल है, ये आप लोगों का ये वायरलेस कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, बिल्कुल पेयर टू पेयर कनेक्शन ही है वो। ब्लूटूथ भी आपका पेयर टू पेयर कनेक्शन है ना, कि मतलब एक ही ब्लूटूथ से दो डिवाइसेस थोड़े कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सर माउस का तो समझ में आता है, पेयर टू पेयर है, लेकिन कीबोर्ड कैसे सर? कीबोर्ड, जी। कीबोर्ड कैसे पेयर टू पेयर कनेक्शन है? हाँ जी, हाँ जी। सेम माउस की तरह। अच्छा, जो वायर हाँ विदाउट तो देखो वायरलेस। ना, मीडियम तो वही है, या तो ब्लूटूथ होगा या तो इंफ्रारेड वाला होगा। लेकिन सर एक चीज है, जैसे माउस होता है ना, हाँ हम उसका जो वो जो बटन होते हैं ना बैक साइड में ऑन ऑफ का, बिल्कुल। वो किसी भी लैपटॉप से करते हैं तो वो कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। हाँ तो बिल्कुल होगा, ब्लूटूथ हर लैपटॉप में होता है। ओके सर। हाँ, वो चिप लगानी पड़ती है, चिप भी मिलती है माउस के साथ। ठीक है, एक मिनट के लिए मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ, जरा दिखेगा तो बता। नहीं, नहीं काम कर रहा, चलो। ब्लूटूथ चिप भी आती है ना। हाँ, पिक्चर ही दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये आता है, हर किसी के साथ मिलता है ये। दिख रही है ना स्क्रीन सबको? यस सर। अच्छा सर। ये देखो, ये आता है यहाँ पे, ये लगानी पड़ती है, ऐसे ही थोड़े काम कर जाएगा। ठीक है। और ये वाली नहीं आएगी तो दूसरी वाली काम आती है, ये वाली, ये नेटवर्क वाली होती है। दिखती सेम ही है दोनों, पर होती अलग अलग है, याद रखना मेरी बात। एक नेटवर्क वाली होती है, एक ब्लूटूथ वाली होती है, ये लो। सर सेम सेम बट डिफरेंट। हाँ, पोर्ट सेम है, काम डिफरेंट है, समझ रहे हो? उसके ऊपर में ब्लूटूथ का सिंबल बना होगा, इसके ऊपर में ये लिखा होता है 802.11। यहाँ तक कॉमन होता है, आगे फिर कुछ भी होगा, एन होगा तो उसका अलग मतलब है। अलग मतलब नहीं है उसका, बेसिकली वो है कि स्पीड डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है फिर। एन की स्पीड कुछ और होगी, ए की स्पीड कुछ और होती है, ए बी की स्पीड कुछ और होती है, बी की स्पीड कुछ और होती है। ए सी जो है वो सबसे फास्ट होता है, 802.11 ए सी, 5G टेक्नोलॉजीज के लिए बना हुआ है स्पेशली। ये हर चीज़ अलग अलग होती है यहाँ पे। ठीक है, और कोई सवाल है किसी का? रितिका का वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि सर नेटवर्क और इंटरनेट अलग अलग है। सर ये डोंगल के बारे में बता दें, ये जो 5G 4G इंटरनेट चलता है। देखो, उसका टॉपिक अभी आना है, ये वायरलेस टेक्नोलॉजीज का टॉपिक आएगा अभी, रेडियो फ्रिक्वेंसीज वगैरह और ये सब, उसके अंदर में ये तुमने पढ़ना ही है। अगर फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में जानना चाहते हो तो ये ये वायरलेस टेक्नोलॉजीज बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ठीक है, 802.11 ये किसके लिए है? ये वाईफाई के लिए, जो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, वाईफाई के लिए स्पेशली। ठीक है, तो 802.11 स्टैंडर्ड सर्च करोगे तो ये देख लो, इनके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड्स हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी भी बता दी उन्होंने, वाईफाई जो है वो सारा कुछ बता दिया उनको। वो किस स्पीड से काम करेगा, ये स्पीड बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट होती है। बी की स्पीड जो है कुछ अलग होगी, ए की कुछ होगी, एन की कुछ और होगी। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल आपने वाईफाई लगवाया है, उसकी स्पीड 1 GB पर सेकेंड वाली है, तो 1 GB पर सेकेंड को कंज्यूम करने के लिए एटलीस्ट आप लोगों के पास में ये 802.11 ए सी होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो है 802.11 एन रहता है। एन का मतलब यहाँ पे है कि मैक्सिमम मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी वो 500 to 600 पर एमबी तक की होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी वाईफाई की स्पीड जो है वो मान लो 1 GB पर सेकेंड है, लेकिन अगर आपकी ये डोंगल जो है, ये जो आपने वाईफाई कार्ड लिया है, इसकी अगर ये एन स्टैंडर्ड वाला है, तो एन स्टैंडर्ड जो है वो 1 GB का मतलब है 1024 MB।
लेकिन इसकी मैक्सिमम कंजप्शन रेट है 500 टू 600 MB, तो वो उतना ही कंज्यूम कर पाएगा। आप ये सोचोगे कि 1 GB कंज्यूम कर ले, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा, एसी पे आना पड़ेगा। तो एसी की मैक्सिमम कंजप्शन जो है दैट इज कितना है, ये है 1300 MB पर 1.3 GB मिनिमम। 1.3 GB मतलब 1024 से ज़्यादा ही है। इज दैट क्लियर? यस सर। और कुछ यस पूछना है सर। किसी को? ये आप लोगों के स्टैंडर्ड्स होते हैं इंटरनेट वगैरह के, ठीक है। रितिका, तुम्हारा डाउट क्लियर है? यस सर। बढ़िया है। और किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई? सर पी टू पी नेटवर्किंग बताएंगे जरा। पेयर टू पेयर जी। डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है, विदाउट किसी सर्वर इन्वॉल्वमेंट के। समझ रहे हो? मतलब एक डिवाइस डायरेक्टली दूसरे डिवाइस को क्या कर रही है, डेटा सेंड कर रही है। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सर्वर इन्वॉल्व नहीं है। देख रहे हो ये कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं। और जरूरी नहीं है कंप्यूटर सिस्टम हो, ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस भी हो सकते हैं, याद रखना मेरी बात, ठीक है। नॉर्मल डिवाइसेस। जी सर। ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस भी हो सकते हैं। और कुछ? अभी देखो ना, ये देखो राउटर्स आते हैं। अभी ये सब पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। अभी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो थोड़ा सा एक माइंड मैप बन जाए आप लोगों का। ये राउटर्स होते हैं, ठीक है, एंटरप्राइज राउटर्स होते हैं। ये आप लोगों ने, आई थिंक मैंने जो आप लोगों को एक फर्स्ट डे पे, जो सेकंड डे के ऊपर में एक लेक्चर दिखाया था, हमारे मोबाइल नेटवर्क्स और इंटरनेट कैसे काम करता है ना। सर राउटर और हब में क्या डिफरेंट होता है सर? अभी पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, अभी फिक्र मत करो। ये देखो, ये एंटरप्राइज राउटर्स हैं। ये राउटर्स ही होते हैं, ये दीज आर इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक है। दीज आर इंटर नेटवर्किंग मीन्स, ये जो बोल रहे हैं ना हम इतनी देर से कि डिफरेंट नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कराना है, वो इसका काम होता है। तो अब मान लो कि आईएसपी के आपकी स्टेट के अंदर में आपका जो आईएसपी है, एग्जांपल के तौर पे एयरटेल ले लो, है ना। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या है कि अगर 10 ऑफिसेज हैं तो उसके पास में 10 मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। वैसे तो इसकी बहुत चीज़ें होती हैं, एक नेटवर्क बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सर 10 ऑफिसेज का मतलब है 10 सर राउटर। कंपनी में हब रूम में यही लगे रहते हो ना? नहीं, हब अलग चीज़ होती है, ये डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करवाने के काम में आता है, ठीक है। हब दिखते ऐसे ही हैं बट छोटे होते हैं थोड़े, पर काम अलग है। अभी वो टॉपिक आएगा नेटवर्किंग डिवाइसेस का, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? तो ये देख लो, अब ये राउटर देखो ना, ये राउटर एक जो है, मान लो आपका दिल्ली में कश्मीरी गेट पे लगा हुआ है, दूसरा वाला जो होगा वो कहीं पे और लगा होगा, है ना, करोल बाग में लगा होगा। तो वहां से लेके यहाँ तक लीज लाइंस होंगी। तो ये कनेक्शंस बनाए जाते हैं प्रॉपर। कौन सी वाली केबल इस्तेमाल होती है उस वीडियो के अंदर में पूरा क्लियर किया हुआ आप लोगों को, ठीक है। कौन सी वाली होती हैं, याद है किसी को? फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स होती हैं, ठीक है। तो ये सब पढ़ोगे आप लोग। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली नेटवर्किंग की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि नेटवर्क बना कहाँ से, कौन सी कंट्री ने इसको इन्वेंट अच्छा किया सर, था। आप उसको बता रहे हैं क्या जो बताए थे समुद्र के नीचे वो केबल फैला रखे हैं, हाँ उसके हाँ थ्रू बिल्कुल हमें बिल्कुल, नेटवर्क मिलता है। हाँ फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स होती हैं, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क ये पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद में कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ी थी, जिसके अंदर में हमने लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, देन उसके बाद में ग्लोबल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क,
स्टोरेज एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क्स, वीपीएन्स। उसके बाद में ब्रॉड कैटेगरीज यानी पेयर टू पेयर कनेक्शंस एंड क्लाइंट सर्वर कनेक्शंस, ये पढ़ा था। बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क्स मैंने पहले ही बोला था, आज की डेट में हम हर काम के लिए मिनिमम 70 to 80% इंटरनेट और नेटवर्क के ऊपर में डिपेंडेंट है। काम भले ही कोई कुछ भी कर रहा है, जिसका कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ में कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन वो भी मोबाइल फोन के साथ में चिपका हुआ है, ठीक है ना। तो आज की डेट में तो मतलब हमारी जिंदगी का ना ये एक कह सकते हैं कि मेन हिस्सा बन चुका है, ठीक है। इसके बिना हमारे आधे से ज्यादा काम चलते ही नहीं है, ठीक है। आज की डेट में सबको जरूरत है इस चीज की, ठीक है ना। एक कंट्री की एडवांसमेंट क्या है, यही चीज तो चीजें हैं कि वो टेक्नोलॉजी में कितने ज्यादा आगे हैं बस आज की डेट में। तो बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क्स जो हैं, आप जितने मर्जी कम कर लो, जितने मर्जी काउंट कर लो, इसको मैं सिंपल बोलता हूँ बच्चों को कि सिर्फ 2 मिनट के लिए इतना सोच लो कि नेटवर्क इंटरनेट नाम की कोई चीज ही नहीं है। आपको ऑटोमेटिकली इसके बेनिफिट्स जो हैं वो नजर आएंगे, और इतने बेनिफिट्स नजर आएंगे कि लिस्ट बनाने निकलोगे ना तो वो खत्म नहीं होने आएगी कभी भी। इतनी लंबी लिस्ट बना सकते हो आप बेनिफिट्स की, ठीक है। उसके बाद में इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, इंटरनेटवर्क क्या होता है, ठीक है, इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट क्या होता है, ये सारी चीजें थी हमारे पास। तो ये कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे कवर किया था, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क्स, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, ठीक है, तो वो भी कवर की थी। इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज कब आई फर्स्ट टाइम पे, वो भी हम लोगों ने कवर किया था। नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम लोग आईटी इंडस्ट्री के कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये पुरानी हिस्ट्री वगैरह से हमें कोई लेना देना है भी नहीं वैसे, ठीक है ना। तो तुम्हें कोई, मुझे नहीं लगता, मेरे से भी नहीं आज तक किसी ने पूछा, ठीक है। और ना ही मुझे लगता है कि 5-10 हज़ार बच्चे पढ़ा चुका हूँ अभी तक, किसी ने किसी को इंटरव्यू के अंदर में ये नहीं पूछा होगा कि इंटरनेट वाज इन्वेंटेड ऑन, है ना, कोई डेट पर्टिकुलर, ऐसा कोई किसी को कुछ नहीं पूछा। तो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग को टेंशन देने की कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, ठीक है। बाकी रही बात, हाँ ये जरूर पूछ सकता है, व्हाट इज नेटवर्क, कैटेगरीज ऑफ ए नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, है ना, ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ए नेटवर्क, पेयर टू पेयर नेटवर्क क्या होता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है, ये चीज पूछ सकता है। पर ये तो नहीं पूछेगा कि हाँ भैया कौन सी कंपनी ने इंटरनेट इन्वेंट किया, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा। मेरे को नहीं पता आज तक, पिछले अपने 10 साल के करियर में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी बच्चे को नहीं पूछा आज तक, ठीक है। इवन मुझे भी नहीं पूछा किसी ने आज तक, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको अप टू डेट होना पड़ेगा और होना चाहिए भी। आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी मतलब कि इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको अपने मतलब समझ लो, अगर आप 40 साल देते हो ना इस इंडस्ट्री को, तो हर साल अपने आप को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री के अंदर में मतलब शुरुआत में आसानी से आ तो जाते हो आप लोग, लेकिन इसकी पढ़ाई जो है ना आपकी जिंदगी भर के लिए खत्म नहीं होनी कभी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आपको अपने आप को अगर बनाए रखना है मार्केट के अंदर में ना, तो अपने आप को आपको अप टू डेट या अपग्रेड करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को हमेशा हम लोग ऑप्शंस देते हैं कि बेटा आप या तो CCNA की तरफ चले जाओ, या तो AWS की तरफ चले जाओ, या माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर की तरफ चले जाओ, या फिर रेड हैट सर्वर्स की तरफ चले जाओ, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में भी, अभी देखो जैसे हमने रेड हैट की इंस्टॉलेशन करी थी, अभी इंस्टॉलेशन करते करते अभी हम कहाँ पे थे, 9.5 की इंस्टॉलेशन करी, और अगले दिन जब हम वेबसाइट के ऊपर में गए तो पता चला 10 का बीटा वर्जन आ गया वहां पे। तो टेक्नोलॉजी ये चीज है, ठीक है। जब तक आप विंडो 11 अच्छे से सीखोगे ना, तब तक विंडो 12 आ जानी है। जब 12 को समझोगे तो 13 जब 14 आ जाएगी। तो टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, आप लोगों को कुछ ना कुछ किक जो है हमें मिलती रहेगी। टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी फील्ड है, डरा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ
कि आप घर से कमांड तैयार करके जाओगे ना कि यही वाली कमांड है, पता चला घर से ऑफिस तक पहुंचते तक कुछ ऐसा अपडेट कर दिया या कोई ऐसा अपडेट आ गया, पता चला कि वहां पे जाके वो वाली कमांड काम ही नहीं कर रही। ठीक है, 24/7 सर अपग्रेड रहना हाँ। पड़ेगा। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ी सी दिमाग में रखनी पड़ेगी, याद रखना मेरी बात। यहाँ पे आपको अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसी ही इंडस्ट्री है। और अब चलो ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पे ये टॉपिक छेड़ा ही है तो मैं कुछ आपको चीजें बताता हूँ। जैसे ना यहाँ पे ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशंस होते हैं। किसी को पता है ये ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशंस क्या होते हैं? जब कुछ नाम से ही समझ में आ रही होगी। ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशंस मतलब ये नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी है तो क्लियर कर लिया आपने, तो यूपीएससी क्लियर करके देखो, अगर तो आप आईएफएस बने हो, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अंदर में हो, तो फिर तो आप वहां पे रहोगे भी फॉरेन कंट्रीज में। बट देखा जाए तो यूपीएससी की नॉलेज भी आपकी, अगर आप बन भी गए हो ना, तो आप इंडिया के अंदर ही हो नेशनल लेवल पे। ठीक है, बट ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशंस कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वर्ल्ड वाइड, जिसको कहते हैं ना, एलिजिबल रहोगे आप लोग किसी भी जॉब के लिए या किसी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए। ठीक है, तो आईटी इंडस्ट्री के अंदर में ऐसी बहुत सारी ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशंस होती हैं। कहने का मतलब है जो इसका एग्जाम होता है उसके लिए कंपटीशन वर्ल्ड लेवल पे होता है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री के लेवल पे। और अपॉर्चुनिटीज भी आप लोगों के लिए जब आप ये क्लियर करते हो ना, तो वर्ल्ड लेवल पे ही मिलती हैं आप लोगों को। कुछ बेसिक एग्जांपल हैं जो, चलो छोड़ो, मैं टॉप 10 ही निकाल ले रहा हूँ यहाँ पे, आईटी इंडस्ट्री की टॉप 10 निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, टॉप 10 आईटी इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे, ये लो, कितनों का नाम सुना है आप लोगों ने यहाँ पे? सुना है किसी का नाम यहाँ पे? यस सर, कौन कौन सा? सीसीएनए सीखा हूँ, हाँ, सीसीएनए अभी एथिकल बोला, हैकिंग और हैकिंग। क्लाउड डिजिटल लीडर हो गया, हाँ, मतलब और देखो, काफी चीज, कम से कम 5 या 6 जानता हूँ। हाँ, तो अब बेसिक सी चीज मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखो, अगर तो आपको आईटी इंडस्ट्री के अंदर में बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करना है, तो आप बोलोगे कि मैंने बीसीए कर ली या एमसीए कर ली या मैंने बीटेक कर ली या मैं आईआईटीएन भी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं सीधा मुंह पे बोल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये तो पता क्या हो गया है कि मजाक बना के रख दिया इन्होंने एजुकेशन को। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारी जो मर्जी, तुम्हारी बेसिक डिग्री जो क्वालिफिकेशंस है ना, वो तुम्हारे पता किस काम में आएंगी, मैं तुम्हें बता दूं। वो तुम्हें एक रिज्यूमे के ऊपर में तुम्हारे लिखा हुआ अच्छा लगेगा कि बीसीए ग्रेजुएट और एमसीए पोस्ट ग्रेजुएट, और दूसरे नंबर पे हाँ, कल को प्रमोशंस वगैरह होती हैं तो उस जगह पे आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह देखी जाती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर वो आएगी आपको सिर्फ दो जगह पे काम। एक आपकी क्वालिफिकेशंस की आदमी पढ़ा लिखा है, और दूसरा कि कल को अगर आप बहुत कुछ अच्छा काम करते हो तो आपकी प्रमोशंस वगैरह के लिए, कि हाँ, हम जिस आदमी को प्रमोट कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशंस वगैरह और ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, अच्छी हैं। फिर चाहे आप बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, जो मर्जी कर लो, डिग्री जो है ना सिर्फ प्रमोशंस के लिए और इन चीज़ों के क्वालिफिकेशंस दिखाने के लिए काम आएंगी। बट जो आप लोगों की एक अच्छी ग्रोथ है ना, वो डिपेंड करेगी आपकी कि आप एक्सटर्नल जो है इन चीज़ों से हटके आपके पास में कौन सी स्किल्स है। तो यहाँ पे आप लोग जो हैं
देख लो, इतनी सारी ग्लोबल लेवल के सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है। अच्छा, इन ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशंस और डिग्रीज के अंदर में फर्क पता है क्या होता है? मैं, कोई बताएगा? क्या लगता है आप लोगों को? काफी एडवांस पढ़ाना, कुछ तो कंपैरिजन होता होगा ना। काफी एडवांस पढ़ाना या रूट कॉज तक जाना। काफी एडवांस नहीं पढ़ाना है, बल्कि जो मार्केट के अंदर में चल रहा है प्रेजेंट, जो जी कंपनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है, ठीक है ना, वही चीज होती है इसमें एग्जैक्टली। आप ओके लोगों की जो डिग्री होती है ना, उसकी बुक्स 15-15, 20-20 साल तक चेंज नहीं होती। लेकिन ये जो ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशंस होती हैं, ये इनका सिलेबस हर 2 या 3 साल के अंदर में, जैसे ही टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर में चेंज होती है ना, इनका सिलेबस चेंज हो जाता है। अब लगा पता क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन की तरफ में जाते हो तो आप अप टू डेट हो, आप एग्जैक्टली वही चीज पढ़ के जा रहे हो, जब वही चीज, वही एग्जाम क्लियर करके जा रहे हो जिसकी एग्जैक्टली जरूरत है मार्केट के अंदर में, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशंस कंपनीज बनाती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के होते हैं खुद के, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर आप टॉप 10 क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज के नाम लेके आओगे तो पहले नंबर पे अमेजोन वेब सर्विसेज आता है, अमेजोन कंपनी। दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, तीसरे पे आप लोगों को गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो ये कोर्स है यहाँ पे, जो ये ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन है, जैसे आप बहुत सारी देख रहे हो ना यहाँ पे, ये AWS सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट, ठीक है। उसके बाद में ये AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर, ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। गूगल क्लाउड डिजिटल लीडर, ये सब आ रही है यहाँ पे। तो ये जो बेसिकली क्या चीज है, ये एग्जैक्टली कंपनी का बनाया हुआ सिलेबस है। किस कंपनी का बनाया हुआ सिलेबस है? जिस कंपनी ने वो टेक्नोलॉजी बनाई है। बात समझ में आई? जिस कंपनी ने, जैसे अमेजोन ने क्या किया, अमेजोन ने क्लाउड कंप्यूटिंग बनाई। अब अमेजोन बेसिकली चाहता क्या है कि उसके क्लाउड के ऊपर में और उसके जो भी टूल्स हैं उसके ऊपर में उसके ही सर्टिफाइड इंजीनियर्स क्या करें, काम करें। तो वो क्या करता है, एक ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन बना देता है अपनी टेक्नोलॉजी क्लाउड कंप्यूटिंग, उससे रिलेटेड 4 5 6 8 10 ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन बना दिए। अपनी कंपनी के अंदर में जो टेक्नोलॉजी थी उसका एक सिलेबस बनाया ताकि आप लोग पढ़ सको, और फिर उसका एक एग्जाम भी बना दिया कि आप वहाँ पे जाके रजिस्टर करते हो अपने आप को, फिर उनका एग्जाम, और जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना इसका, उसके ऊपर में किसके सिग्नेचर होते हैं पता है आप लोगों को? जो एट प्रेजेंट उस कंपनी का सीईओ होगा, सिमी नहीं आ रही उसमें, ठीक है। नेटवर्क की दैट नहीं आ इज रही। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, मतलब एक अभी हिसाब तो से नहीं आ मालिक ही होता है कंपनी का, उसके सिग्नेचर होते हैं उसके ऊपर में। सर ये एग्जाम भी हार्ड होता होगा काफी। बेटा देखो, बिल्कुल होता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस वगैरह और सारी चीज़ें, वाउचर्स वगैरह मिल जाते हैं, अच्छा एग्ज़ाम तो पास भी हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बट देखो, मेरा मानना है कि लो पैसे दे के पास करवाने से पता क्या होगा, मैं तुम्हें बता दूं, बड़े सारे सर, लोग वैसे भी हैं मार्केट के अंदर में, इसीलिए तो पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, कि सिंपल सी बात, अशोक माइक बंद कर लो अपना, सॉरी सॉरी। ठीक है, कि आपने पैसे वैसे दे के एग्ज़ाम तो क्लियर करा लिया, लेकिन जब ऑब्वियसली रिज्यूम के अंदर में लिख के जाओगे ना कि AWS ग्लोबली सर्टिफाइड, और वहां अगर इंटरव्यूअर कोई मेरे जैसा बैठ गया आगे, तो मैं तो मजे ले जाऊंगा फिर पूरी तरह से, समझ रहे हो बात? उधर बहुत अच्छा लिखा हुआ नजर आ जाएगा रिज्यूम के ऊपर में कि हाँ भैया BCA ग्रेजुएट, MCA पोस्ट ग्रेजुएट और AWS सर्टिफाइड या CCNA सर्टिफाइड, बहुत अच्छा लग जाएगा, प्रेफरेंस भी आपको मिल जाएगी अच्छी खासी, क्योंकि कंपनी, जिस कंपनी हायर कर रही है उसको सीधा सीधा देख लिया कि हाँ भैया AWS और CCNA सर्टिफाइड है, तो ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानता होगा, इसको ट्रेन करने में ज़्यादा टाइम और पैसा हमारा नहीं लगेगा।
तो आपको प्रेफरेंस तो मिलेगी, लेकिन फिर इंटरव्यू का लेवल भी वही होगा आपके लिए फिर। ठीक है। हाँ, बाकी वो अंदर कोई रेफरेंस वगैरह और ये सारी चीजें हैं, तो दैट इज वो कुछ और स्टोरी है फिर। ठीक है, तो ये चीज जी है, सर। वो अलग बात है फिर ना, वो वाले फैक्टर को अलग रखेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम तो बेसिकली देखो बहुत बैठे हैं मार्केट के अंदर में, आपको बस कंप्यूटर के सामने बैठना है और वो कर देंगे पास। वो वाले काम तो मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने भी बहुत किए हैं। मैंने भी बहुत पैसा कमाया, मैंने बहुतों ही ग्लोबल लेवल की सर्टिफिकेशन क्लियर की है, लेकिन फायदा नहीं है। अनटिल एंड अनलेस क्या है, आप लोगों को नॉलेज ही नहीं है। सीधी सी बात है ना, सामने वाले को अब लेके जाओगे ना। अब देखो ना, एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, इंडिया में यूपीएससी आईआईटी को बहुत माना जाता है। तो जो यूपीएससी लेवल का एग्जाम क्लियर कर रहा है, तो जब वो इंटरव्यू देने जाएगा तो इंटरव्यू भी तो उसी लेवल का होता है ना फिर वो, कि तुम वर्ल्ड का तीसरे नंबर का सबसे टफेस्ट एग्जाम क्लियर करके आए हो ऑब्वियसली। तो ये वैसी ही कुछ बात है कि तुम ग्लोबल लेवल की सर्टिफिकेशन क्लियर करके आए हो, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास में कुछ 2 4 5 10 20 25 मिनट का जो इंटरव्यू होगा, उसके अंदर में अगर वो आपसे 50 क्वेश्चन पूछता, तो एटलीस्ट आप लोग 30 क्वेश्चन तो आप लोगों को उसके आंसर पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखो इतनी सारी चीजें हैं। और ये ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन की फी जो होती है, वो भी बता दूं मैं आप लोगों को। इनकी सबकी फी जो है ना, वो यूएस डॉलर्स में लगती है। ठीक है, तो यूएस डॉलर्स के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे कुछ ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशंस होंगी, उनकी जो फी है वो $100 की होगी। 100 यूएस डॉलर्स की। $100 नहीं बोलूंगा, डॉलर्स भी बहुत सारे आ जाते हैं ना फिर। सिंगापुर वाले आगे, कनाडा वाले आगे, ऑस्ट्रेलिया वाले आगे, छोटे हैं। यूएस डॉलर है ना, तो $100 यूएस वाले के हिसाब से कम हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में अगर आप वो करोगे मल्टीप्लाई, तो इस टाइम आई थिंक 87 88 चल रहा है, राइट। और फिर जीएसटी वीएसटी लग के, तो वो समझ रहे हो बात। कुछ ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन ऐसी हैं जिनकी फी जो है, वन टाइम एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, $300, $350। तो यूएस वालों के हिसाब से तो 300 ही है उनके लिए, बट हमारे लिए अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे, तो हमें 350 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 87 88 के साथ में। तो ये कुछ आप लोगों का चला जाएगा कुछ 25,000 प्लस, जब 30,000 के अराउंड ही रख लो इसको। समझ रहे हो बात, वन टाइम एग्जाम का। और सबसे मजेदार बात, ऐसा भी नहीं है कि आज फॉर्म भरा जा, लॉगिन करा जा, ग्लोबल शेड्यूल करिए आपने और एग्जाम देने बैठे, तो अभी जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आता है ना 4 महीने या 5 महीने या सालों साल बाद, जब भी आता, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इन चीजों के बारे में, बट यहाँ पे जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे ना, तो जो आपने वन टाइम सिंगल पेमेंट जो 30-35 हजार की है, उसका रिजल्ट विद इन सेकेंड आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। आप पास होते हो कि फेल हो। मिनिमम जो परसेंटेज होती है क्लियर करने की, दैट इज 70% हर ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन की। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि तैयारी तो आप लोगों को अच्छे से ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे इन ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन की तरफ आपको जाना ही है। ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शनल है आप लोगों के लिए। देखो, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर में अच्छी ग्रोथ चाहते हो ना, यही एक इलाज है आपके पास में, जो यही एक आप लोगों के पास में ऑप्शन है। कुछ मत करो, बस 5 साल के लिए अपना टारगेट बना लो कि क्या करना है। हर साल एक ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन जो है वो ऐड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ ट्रेनर के तौर पे, तो तब तो मेरे 2-3 साल तो मेरे ऐसे ही निकल गए। ठीक है, बट उसके बाद में सीसीएनए, फिर सीसीएनपी, फिर उसके बाद में आते आते एडब्ल्यूएस का प्रैक्टिशनर लेवल, उसके बाद में सोल्यूशन आर्किटेक्ट, उसके बाद में डिवॉप्स। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों की एथिकल हैकिंग के आगे, साइबर सिक्योरिटी के आगे। तो हर साल का टारगेट है मेरा कि मेरे को हर साल में एक ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन क्या करनी है, ऐड करनी है। और एक और मजेदार चीज बताता हूँ मैं आपको।
ये कुछ ही सालों के लिए वैलिड होती हैं। मैक्सिमम ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन आर वैलिड फॉर 3 years। जैसे आप लोगों के वो हैवी लाइसेंस होते हैं गाड़ियों के, वो 3 साल के लिए या 3-4 साल के लिए ही वैलिड होते हैं ना, उसके बाद क्या करवाना पड़ता है आपको, रिन्यू करवाना पड़ता है उसको। वैसे ही ये जो ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन होती है ओनली वैलिड फॉर मिनिमम 2 years एंड मैक्सिमम 3। और कुछ ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशंस जो हैं दे आर वैलिड फॉर 5 years। ठीक है, 5 साल के बाद में आपका वो लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद में आपको फिर से वो एग्जाम देना पड़ेगा। और ऐसा क्यों करती है? क्योंकि 5 साल में, 3 साल में, 2 साल के अंदर में ये ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशंस की टेक्नोलॉजी मतलब समझ रहे हो, वो पूरा चेंज हो जाता है। जब पूरा चेंज हो जाएगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली कोर्स भी नया आएगा, एग्जाम भी फिर से देना पड़ेगा। क्लियर? हाँ आकाश, कुछ कह रहे हो? सर मैंने AWS लिनक्स एंड डिवॉप्स का कुछ टूल्स भी कोर्स किया, बट सर एंट्री के लिए जॉब नहीं मिली फ्रेशर्स के लिए। बिल्कुल होता है। देखो लिनक्स एक ऐसी चीज है ना, फ्रेशर्स के लिए तो है ही नहीं। तुम्हें मैं सीधा सीधा बता दूं, तुम बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट हो जब तुमने ये ग्लोबल कर ली है क्लियर। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अब जैसे लिनक्स के लिए जो है ना, एक ही बहुत ज्यादा पॉपुलर ग्लोबल जो है आप लोगों की RHCSA है। ये देखो, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की है। इसके भी 4 एग्जाम है आप लोगों के। RH124 है, RH134 है, ये बेसिक है। ये मतलब वो कहते हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, ऐसा वाला सिस्टम है इनका। और देन उसके बाद में ये सबसे बेसिक RH124, उससे ऊपर RH134, ठीक है, उसके ऊपर EX200, वो एक्सपर्ट लेवल एग्जाम होता है। और फिर उसके बाद में आप लोगों का वो इंजीनियर लेवल वाला आता है। इस जगह पे इंजीनियर लेवल ऊपर होता है, याद रखना मेरी बात। तो इंजीनियर कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है, पता है? नाम के आगे इंजीनियर लगा लेना फेसबुक के ऊपर में दिखाने के लिए, लगना नाम के आगे, दैट इज बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेरे को पर्सनली लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर में जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं ना, वो इंजीनियर्स और ये डॉक्टर्स और ये अपने जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, ये 3 जो लगते हैं मुझे, यही लोग हैं। इंटेलिजेंट वन यही है। क्योंकि आप जो सिलेबस पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो ना, वो इनकी रिसर्च के ऊपर में डिपेंड करती हैं। ठीक है, आप मतलब कह रहे हैं आप जो सिलेबस पढ़ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर रहे हो, ये वो सिलेबस बना रहे हैं आप लोगों के लिए। सर वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। हेलो, क्या हुआ? सबको नहीं आ रही क्या? नहीं सर, आ रही है। किसको नहीं आ आ रही? रही है सर। सॉरी सर। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को जैसे ये आकाश ने बोला AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट का, देखो मेरी बात सुनो। क्लाउड जो है ना इंडिया के अंदर, वो आप लोगों का 2026 की एंडिंग तक आएगा बहुत बढ़िया से। अभी आप लोग जो है वो CCNA की तरफ जाओ, एडवांस नेटवर्किंग के अंदर। उस CCNA से, नेटवर्किंग से क्लाउड में शिफ्ट करना आसान है। या तो फिर सोल्यूशन आर्किटेक्ट वाले से, देखो एज अ फ्रेशर मेरे को खुद को उम्मीद नहीं है, मैं अगर आपको सच सच बोलूं तो। या तो फिर जाना है तो डिवॉस या सिसऑप्स की तरफ जाओ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टम ऑपरेशंस की तरफ, तो तुम्हें मिल जाएगा। बट एज अ तुम्हें यहाँ पे ना कुछ एज अ इंटर्न या कुछ ऐसे काम करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? लिंक्डइन के ऊपर में जाके तुम्हें बैठना पड़ेगा, अपनी बहुत अच्छे से प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, वहां पे घूमना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, एज अ फ्रीलांसर के तौर पे कुछ कंपनीज के साथ में काम करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल ये इतना आसान नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें मैं तुम्हें कोई फालतू के सपने नहीं दिखाऊंगा कि यार ग्लोबल कर लोगे तो। देखो वो चीज टेक्नोलॉजी होनी भी तो चाहिए ना कंट्री में।
बात ये है। तो अभी क्लाउड इंडिया के अंदर में देखो, वैसे तो नॉर्मल नॉर्मल हर चीज ही क्लाउड पे आ गई है, बट उस तरीके से नहीं है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 2025 या 26 के एंडिंग तक, बहुत बढ़िया से। आज से 4 5 या 2030 के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, ये जो आप लोगों को फॉरेन कंट्रीज के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ये सारी चीजें देख रहे हो ना, एटलीस्ट इट विल टेक 5 to 6 years उस हिसाब से कि आप, लेकिन तैयारी जो है आपको आज ही करनी पड़ेगी। तो यही है एंट्री लेवल। तो अगर क्लाउड के लिए जो है बेसिकली, या तो प्रैक्टिशनर के तौर पे जाओगे या तो आर्किटेक्ट के तौर पे, सोल्यूशन आर्किटेक्ट के तौर पे ही, ठीक है। बाकी रही बात, देखो डिपेंड करता है किसी कंपनी के अंदर में, क्योंकि आज की डेट में वो सर्वर्स वाला सिस्टम तो खत्म कर दिया ना उन्होंने। तो अब जो है आस्ता आस्ता वो इंस्टांस वगैरह हैंडल करने हो, जब डेटाबेस सर्विसेज को हैंडल करना हो, जो बकेट को हैंडल करना है, तो वो टोटली डिपेंड करता है उन चीजों के ऊपर, ठीक है। काम पे डिपेंड करता है, किसी को सिर्फ सिक्योरिटी का है। तो ये चीजें ना देखो आपको पर्सनली ढूंढनी पड़ेगी। हम भी नो डाउट इसमें सपोर्ट करेंगे आप लोगों को भी, बट फिर भी आप लोगों को पर्सनली क्या करना पड़ेगा, थोड़े तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए है बेसिकली, ये फ्यूचर है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आप किसी भी फील्ड के अंदर में चले जा सकते हो। यहाँ पे ये देखो माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी हैं, AWS की बहुत सारी हैं। ये आप लोगों का, अभी आप क्या पढ़ रहे हो पता है, अभी आप कौन सी ग्लोबल सर्टिफिकेशन पढ़ रहे हो, ये व्हाट इज नेटवर्क, ये पढ़ रहे हो आप लोग, कॉम्शिया नेटवर्क प्लस, ये पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। इससे पहले जो आपने हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा वो क्या था पता है, वो कौन सी ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन थी, सारी ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन ही है, याद रखना मेरी बात। ठीक है, ये लो, अभी जो आप लोगों ने पढ़ी वो ये थी, ये लो, ठीक है। तो इसके अंदर में आप लोगों को क्या था, A+, ठीक है। A+ का मतलब है आपकी दो चीजें आती हैं, एक हार्डवेयर आता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। इसके अंदर में IT सपोर्ट का कोर्स आता है, बेसिक नेटवर्किंग भी आ जाती है, ठीक है। N+ का मतलब क्या है कि आप लोगों का नेटवर्किंग का आ गया पूरा का पूरा, है ना। ये देखो यहाँ पे, तो अभी आप लोग बेसिकली कंप्यूटर का क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा है, कॉम्शिया A+ पढ़ा है, जिसके अंदर में आप लोगों ने एंट्री पोजीशन के लिए IT इंडस्ट्री के अंदर में कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। और अब आप कॉम्शिया N+ के लिए जा रहे हो, यानी नेटवर्किंग के लिए जा रहे हो आप लोग। तो ये भी बेसिकली क्या है, सर्टिफिकेशन ही है। ये भी आप कर सकते हो, ये सस्ते होते हैं, आराम से कर सकते हो। तो कहने का मतलब है जो ये पूरा का पूरा आप लोगों को हम लोग सिलेबस पढ़ा रहे हैं, दैट इज ऑल ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशंस। ये कुछ ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से ले लिया आपने इसको, क्लियर है। बाकी फ्यूचर बनाने के लिए देखो आप कहीं पे भी पहुंच जाओ, कहीं पे भी, है ना। आप यहाँ पे आ जाओ नीचे, आप लोग किसके अंदर में जाना चाह रहे हो, ठीक है। आप लोग सिक्योरिटी के अंदर में जाना चाह रहे हो तो सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे हैं, ठीक है। आप लोग अगर फंडामेंटल्स के अंदर में जाना चाह रहे हो तो उसके अंदर में बहुत सारे में क्लाउड के आ जाएंगे, IT के आ जाएंगे। आप लोग किसी चीज़ में प्रोफेशनल होना चाह रहे हो तो ये देखो सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल। और इसके अंदर में भी अगर आप देखोगे तो पता है कितनी है, 4 ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन दिखा रहा है आपको, और चारों अलग अलग है। कोई सर्वर सिक्योरिटी की आ जाएगी, कोई नेटवर्क सिक्योरिटी की आ जाएगी, कोई पता नहीं आपकी डेटाबेस सिक्योरिटी का होगा, कोई सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी का होगा। सो आपके पास में ऑप्शन ही ऑप्शन है। बट इन सारे के सारे ऑप्शंस के लिए ना आप लोगों को जो हम लोग ये स्टार्टिंग में पढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर में हम लोग, ये देखो इधर, ये जो A+ वाला है, ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर नहीं पता ना,
तो समझ लो फिर कंप्यूटर सिस्टम के कुछ भी कर लो, बस सॉफ्टवेयर तक तो आप डिजाइन नहीं कर पाओगे। और कोई ढंग का सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा ना, ढंग का सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसको कहते हैं? जो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर बनाता हो। एक सॉफ्टवेयर वो वाला भी होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बने बनाए सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, उसको मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं मानता, सीधी सी बात है। वो तो बनी बनाई खिचड़ी मिली है, 4 बटन दबाने हैं, किसी को भी ट्रेंड कर दो, कर सकता है। बट जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मीन्स जो बना रहे हैं चीजें, ठीक है ना, उस लेवल के अगर आप इंजीनियर से बात करोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ना, तो अभी देखो आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, तो आप लोगों ने पढ़ा ना कि विंडो 11 को इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, रेड हैट को इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीजें। तो ये आप लोगों के पास में क्या है, बहुत सारे फ्यूचर है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। बेसिकली फ्यूचर तो एक ही है, पर ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके पास में। आप चाहो तो कोई सी भी ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन जो है आप यहाँ से उठा सकते हो, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकते हो, और उसके अंदर में अपना अच्छा फ्यूचर जो है आप लोग बना सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लाउड, मैंने आकाश वही कह रहा हूँ कि उस लेवल पे है नहीं अभी, अभी इंडिया में तो है नहीं फिलहाल, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें होगी। अब बताओ जरा, कुछ सवाल है इसमें से? आई होप थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल गया होगा ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशंस, ठीक है, और इन सारी चीज़ों के। हाँ जी, क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को? नो सर। पक्का? जो बताया क्लियर है सबको? हाँ यस सर। सर। सबको? यस सर। हाँ, सुबोजीत। जी सर। कॉन्फिडेंट हो ना? यस सर, फिलहाल तो देखो, ये ऐसा लग रहा था बीच क्लास में आ गया हूँ तो, लेकिन ये टॉपिक क्लियर है फिलहाल। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हें सब मिल जाएगा, सब हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीच क्लास में नहीं आए हो तुम, नेटवर्किंग स्टार्ट की है और बिल्कुल स्टार्टिंग में आए हो, ठीक है। ओके सर। बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, नंबर मेरा आ गया आपके पास में, आपको सोचना ही नहीं है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। जी सर। समझ रहे हो? यस सर। 18 घंटे हैं आपके पास में, 18 घंटे अवेलेबल हूँ मैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है कभी भी, ठीक है ना। यस सर। बाकी कभी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे, क्योंकि वो अभी आप लोगों को वो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कुछ अपनी ड्राइव चेक कर लेना, ठीक है। यस सर। अभी कुछ शेयर कर रहे हैं आपके साथ में, कोई जीमेल पे घबराने, सर। बिल्कुल बढ़िया रहो, सब मस्त। अच्छा, आकाश तुम भी बड़े दिनों बाद दिखे हो आज। कहाँ चला गया था? क्या हुआ, जॉब का चल रहा है क्या कुछ? अच्छा, फैमिली, वो शादी वादी तो नहीं इनबॉक्स कर रहे हो? इनबॉक्स यूज कर रहा। हाँ, वो शादी वादी की प्लानिंग तो नहीं है? नेक्स्ट ईयर? चलो बढ़िया है, मैं भी सर। सही है, सही है। कितनी एज है वैसे? हाँ बिल्कुल परफेक्ट, निपट ही जाओ अब, ज़्यादा टाइम मत लेना, ठीक है। करियर वरियर का कोई नहीं है। अभी तो सर बचपन चल रहा है। नहीं, बचपन नहीं चल रहा है अभी, अब बचपन तो चल रहा यहाँ तो है 30 फिलहाल। होने इस वाले हिसाब हैं। से आपकी एज कितनी है? अच्छा 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 अच्छा,
ठीक 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 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।